नमस्कार, आपका स्वागत है इंदौरिया टाइम्स में। मैं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं कोटपुतली से, जहां रामनवमी के 633वें स्थापना दिवस की अवसर पर इंदौरिया टाइम्स के स्टूडियो में कोटपुतली विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के साथ इंदौरिया टाइम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा खास मुलाकात के दौरान जिस बेबाकी के साथ क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को माननीय विधायक राज्य मंत्री के समक्ष रखा, उसी अंदाज में कोटपुतली विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा कोटपुतली के बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त भी कराया गया। सर्वप्रथम कोटपुतली विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा नए केवल क्षेत्रीय आवाम को 633 में स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई, बल्कि कोटपुतली स्थापना दिवस के महत्व से रूबरू कराने वाले तोरावाटी इतिहास के लेखक स्वयं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं इस खास मुलाकात के दौरान आखिर कोटपुतली क्षेत्र की दो शख्सियत किस नतीजे पर पहुंचती है। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे बीच आए हैं आज और कोटपुतली के 633वें स्थापना दिवस पर आवाम को एक शुभकामना संदेश भी प्रसारित करेंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र ने किस तरह से करवट ली है, किस तरह से विकास के पंख लगे हैं आपके कार्यकाल के दौरान, उन सब विषयों पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके पास पहुंचूं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कोटपुतली हूं, सैकड़ों वर्षों का इतिहास स्वयं में समेटे हूं, सांस्कृतिक पौराणिक दृष्टि से 633 वर्षों का इतिहास का साक्षी रहा हूं। मैं साक्षी हूं हर उस दौर का जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव के चलते क्षेत्र में परिदृश्य को बदलते हुए मैंने देखा है। भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के पोषक, शिक्षाविद, वरिष्ठ इतिहासकारों में शामिल सहस्त्राब्दी राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान से नवाजे गए स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा रचित तोरावाटी के इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कोटपुतली का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है विक्रम संवत 1444। तदनुसार 1327 ईस्वी में कोटपुतली की स्थापना मानी जाती रही है। यह क्षेत्र महाभारत कालीन महाराज विराट एवं पांडवों के अज्ञातवास का क्षेत्र माना जाता रहा है। राजपूत काल में प्रथम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना अजमेर से उत्तरी भारत की सुरक्षा हेतु तराइन के मैदान में कोटपुतली की ही पावनधरा से होकर गुजरी थी। मराठाओं द्वारा सन 1971 में एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया गया था, जिस गढ़ के दायरे में ही आज ये स्टूडियो बना हुआ है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र इसी तोरावाटी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। खेतरी महाराज एवं कोटपुतली नागरिकों के अनुनय विनय पर विश्व धर्म शिकागो सम्मेलन सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा जो परिधान धारण किया था, उन्होंने उस परिधान को धारण करके 2 बार आपने इसी क्षेत्र से प्रवास किया। माना जाता है कि कोटपुतली प्रदेश और देश की 2 राजधानियों को जोड़ने वाली एक योजक कड़ी है और इस योजक कड़ी के लिए अक्सर ये बात कहते हुए सुना गया है कि कोटपुतली जिला ना सही, जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली। क्यों ना हो, जहां निश्चित रूप से कामजन में रुचि रखने वाला, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का पर्यावरण या यहाँ की सड़कों से जुड़ी हुई तमाम वो चीजों की पैरवी करने वाले हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, जिन्होंने न केवल कोटपुतली क्षेत्र को विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व दिया, बल्कि अपनी एक बहुत ही सिंपल लिविंग और एक हाई थिंकिंग के चलते हुए आपने आज राज्य मंत्री के रूप में गौरवान्वित स्थान प्राप्त किया है और क्षेत्र की आवाम को आपने इस तरह से गौरवान्वित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप कोटपुतली के 633वें स्थापना दिवस के अवसर पर? आज कोटपुतली के जो 633वां स्थापना दिवस है, सबसे पहले मैं कोटपुतली वासियों को बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं और ये अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज कोटपुतली के जनता ने मेरे पे विश्वास करके मुझे दूसरी बार विधायक बनाया और पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोटपुतली को एक नेतृत्व मानते हुए राज्य मंत्री का पद कोटपुतली को दिया। मैं माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे सचिन पायलट जी और सभी आला कमान को मैं इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ
और कोटपुतली की जनता से भी अपील करता हूं कि आने वाला समय कोटपुतली के उज्जवल भविष्य का है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कोटपुतली के लिए। जो लड़ाई पिछले 5 साल से मैंने विधानसभा में लड़ी और जो विकास अधूरे रह गए थे, अगले आने वाले 4-4.5 साल जो बचे हैं उसमें वो सारी चीजें मैं पूरी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक वक्त हुआ करता था कि लोग कोटपुतली के डेवलपमेंट की जब बात चला करती थी तो स्वर्गीय मोतीलाल मोदी को कोट किया करते थे। निस्संदेह उन्होंने बहुत कार्य किया कोटपुतली क्षेत्र को, जहां एलबीएस कॉलेज उनकी देन हम मानते हैं, बीडीएम हॉस्पिटल में उनका प्रयास हुआ, लालचंद धर्मशाला उनके द्वारा किया गया, आईटीआई उनके द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल के बाद विकास ही नहीं हुआ। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो कुछ किया वो हम ही ने इन 5 सालों में किया, जबकि मैं ये कहूंगा कि वो ना होते तो हम कहां से होते। यदि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को ना बचा के रखा होता, यदि सुई का निर्माण नहीं किया गया होता तो तलवार कभी नहीं बनाई जा सकती थी। ऐसा ही कुछ लोगों को एक भ्रम हो चला था। लेकिन 2008 का भी मुझे वो दौर याद है जब आप कोटपुतली क्षेत्र में आए और एक असफलता का सामना आपको करना पड़ा, और उस असफलता के दौर में लोगों ने जो नहीं कहना चाहिए था वही सब बातें रखी, लेकिन पब्लिक ने आपकी कार्यशैली को जिस तरह से समझा और परिणाम सामने था कि दूसरी बार आपने इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कोटपुतली तब और अब के दायरे में क्या कुछ आपके कार्यकाल में डेवलप कर सका है? 2008 में मैंने जब राजनीतिक जीवन शुरू किया, मुझे पार्टी ने टिकट देके यहाँ भेजा। उस समय कोटपुतली में निर्दलीय विधायक थे और जब कोटपुतली के जो विकास की अगर बात करें तो लगातार यहाँ कुछ ऐसे समीकरण रहे कि ज्यादातर विपक्ष के विधायक आए या निर्दलीय विधायक यहाँ चुने गए, और जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो विकास की कड़ी थी वो कहीं ना कहीं बीच में टूटती थी। 2008 का जब मैं चुनाव हारा तो मुझे आज ध्यान है कि कोटपुतली में बीडीएम हॉस्पिटल में गया था, वहां जो हालात देखे और हमने इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो देखा तो हमारे यहाँ एक ब्लड बैंक की बहुत बड़ी आवश्यकता थी जी। और मैंने वो प्रयास किए। उस समय सांसद थे यहाँ से माननीय सचिन पायलट साहब, और यही दिन थे चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे एमपी के 9 वाले, और उस बीच में वो भागदौड़ करके यहाँ हमने ब्लड बैंक की शुरुआत की। धीरे धीरे बहुत सी चीजें यहाँ ऐसी थी जो अधर पैरवी में रुकी हुई थी, उनको हमने शुरू किया। आपको ध्यान होगा कि यहाँ कृषि सेवा केंद्र है गोनेडा जी, जो किसी कारणों से यहाँ बना, माननीय राजेश पायलट साहब ने उसको शुरू किया था और फिर वो बंद हो गया था। हमें बड़ा अजीब सा लगा जब मैं यहाँ चुनाव हारने के बाद मैंने जिन चीजों को देखा, उससे पहले मैं देखता था, प्रयास किए और उसको दोबारा से कृषि विज्ञान केंद्र को हमने शुरू कराया, और ये 2009-10 की बातें हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें थी जिनके ऊपर हमने फोकस किया, मेहनत की, और जनता ने 2013 के चुनाव में विपरीत हवा थी, उसमें मुझे चुना। तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ, और कोटपुतली की जनता का सही निर्णय था। हालांकि मैं विपक्ष में रहा, मगर लगातार मैंने प्रयास किए, लगातार हमने कोटपुतली के विकास की लड़ाई की बात रखी, और वो कहीं ना कहीं उन चीजों के रिजल्ट्स भी आए। जैसे हमारे बीडीएम हॉस्पिटल में 50 बेड बढ़ाने की बात थी जी, आपी के कार्यकाल में। हाँ, इसमें एनआरएचएम और दूसरे जो एजेंसीज हमारी थी केंद्र सरकार की, उससे इसमें पीछे जो डेवलपमेंट के काम जो अब शुरू हुए हैं, ये सारे हमने मुद्दे विधानसभा में रखे थे। इसी के साथ सड़कों की जो लड़ाई थी
वो बड़ी लड़ाई थी, उसको मैंने लगातार विधानसभा में रखा और उसमें हमें कामयाबी मिली। जब मैं विधायक बना लगभग 80 से 90% सड़कें टूट चुकी थी या खराब थी, जर्जर स्थिति थी, मगर उन सबको हमने फोकस किया और आज हम लगभग 90% से ऊपर हमारी सड़कें ठीक करा चुके हैं और आने वाले समय में जो बची हुई हैं वो सारी हमारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। विडंबना ये रही कि पिछले 5 साल में मुद्दों को गौण कर दिया, वातावरण को बीजेपी सरकार जो केंद्र में रही और स्टेट में रही, उन्होंने एक अलग से आपाधापी शुरू हुई और वो व्यक्ति विशेष के ऊपर, चाहे वो सांसद हो चाहे वो मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं सिर्फ उनके ऊपर फोकस हो गया और विकास की लड़ाई या विकास की बात बहुत पीछे चली गई। जी, हमारे यहाँ जब मैं 2013 में विधायक बना तो लगभग 65 बसें कोटपुतली डिपो में थी जी, और जब धीरे धीरे उसमें 13-14 बसें और कंडम होकर हम 48-50 बसों के लगभग फ्लीट रह गई। हमने हमेशा प्रयास किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार को बसें खरीदनी चाहिए, मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा महत्व है आज हमारे जीवन में। तो ऐसे बहुत सी चीजें रही हैं जिनके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया। अगर आप बात करें तो हम उस समय नगरपालिका कांग्रेस की थी 2008-10 से, और नगरपालिका में हमने सीवर लाइन मंजूर कराई थी। मैं ये पूछने ही वाला था कि सीवर लाइन को हर बार मुद्दा बनाया जाता रहा है। मैं आपको बताता हूँ। तो वो सीवर लाइन हमारी मंजूर हो गई थी, फाइनेंशियल बिड्स हमारी फाइनल हो गई थी, फिर ना जाने क्यों सरकार बदलते ही उसको बंद कर दिया गया। आपको ध्यान होगा 4 करोड़ 90 लाख के लगभग लागत से हमने यहाँ नए बस अड्डे के निर्माण के लिए स्वीकृति कराई थी और टेंडर हमारे टाइम हो गए थे, मगर नगरपालिका की लापरवाही और सरकार की जवाबदेही को नजरअंदाज करते हुए, सरकार की भी लापरवाही कहूंगा मैं, पिछले 5 साल में उस बस अड्डे को ये लोग तैयार नहीं करा पाए। वो 5 साल के अंदर अभी तक आप देखें अभी भी चल ही रहा है, अभी तक उसमें काम चल रहा है, छोटा छोटा काम, जबकि 4-5 करोड़ का काम 1 साल के अंदर 8 महीने के अंदर पूरे होते हैं। होना चाहिए था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम पे आरोप लगाते थे ये सड़कें नहीं बनी। पिछले 5 साल बीजेपी का केंद्र में भी राज है और स्टेट में भी राज जी। इन्होंने इस NH 8 की अगर बात करें, अभी इसका नंबर बदल चुका, कोई इसका चेंज हुआ है NH का नंबर जी। और अगर हम इसकी बात करें जयपुर दिल्ली हाईवे की, तो इसमें 2006-7 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, उस समय यह योजना बनी कि 6 लाइन सड़कों का निर्माण किया जाए पूरे भारत में, जो 4 लाइन से 6 लाइन ट्रैफिक बढ़ रहा था। स्टेट गवर्नमेंटों से जो प्रपोजल्स मांगे, उन प्रपोजल्स के हिसाब से ये सैंक्शनें बनी सारी। वो सारा काम बीजेपी की सरकार थी स्टेट में जिसने वो बनाया गया जी। और 9 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब तक ये सबमिट हो गए थे सारे प्रपोजल्स, और 9 के अंदर जब वापस मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और यहां से लालचंद कटारिया जी MP बने, तो ये दोबारा से ये सारे प्रपोजल्स गए और ये 6 लाइन को मंजूरी मिली। और 9 की ही लगभग नवंबर-दिसंबर में इसका शिलान्यास माननीय कमलनाथ और मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में किया जी। विडंबना ये रही कि जब आप कोई भी नई सड़क बनाते हैं तो उस पे काम करना और एक चलती हुई सड़क पे काम करने में मुश्किल आती है जी। बहुत सी इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, बहुत सी जगह कोई लाइन दबी हुई होती है, कहीं बिजली की लाइन है, कहीं पानी की लाइन है जी। तो निश्चित तौर पे वो प्रोजेक्ट डिले हुए। हमारे टाइम में जितने पुल हमने खड़े किए, जितना हमने इसको 6 लाइन बनाया 3.5 साल में जी,
लगभग 9 के दिसंबर में शिलान्यास हुआ, फिर अलाइनमेंट आया और जब काम शुरू हुआ तो लगभग 3.5 साल के करीब हमारे टाइम में काम हुआ, जिसमें आप पूरी इस हाईवे पे अगर राजस्थान की बात करें तो इसमें 26 फ्लाईओवर 27 फ्लाईओवर करीब तैयार हुए जी। और हम लोगों ने प्रयास करे कोटपुतली में 6 फ्लाईओवर और मंजूर हुए हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में। और वो जैसे जैसे उन पे काम शुरू होता, बीजेपी का जो राज आया उसने उनको नेग्लेक्ट कर दिया और स्थानीय सांसद ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अब ये भी विडंबना है कि अच्छे कार्यों में भी नुकसान पैदा करते हैं। 5 साल में आपने जो चीजें मंजूर थी, जो सैंक्शन थी, कभी उनके ऊपर जाके बात नहीं की। मैंने लगातार विधानसभा में रखा कि ये हमारे पुल मंजूर थे, इनके ऊपर काम नहीं हो रहा, राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री उस टाइम पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सदन में इस बात को माना और उन्होंने पत्र भी लिखे जी कि ये पुल है और हम इनको बहुत जल्दी कराएंगे। विधानसभा के प्रश्न के जवाबों में मेरे पास उसके रिकॉर्ड में कॉपियां हैं। कोई फोकस नहीं किया गया कि जनता को चाहिए क्या जी, सिवाय भाषण से या सिवाय आप साफे पहनना और भाषण देना या मंचों पे विवाद खड़े करने से देश नहीं चलता। जनता काम मांगती। वातावरण बना के आप एक बार कुछ भी कर सकते हैं जी। हमें ये लगा था उस समय कि हमारा जयपुर दिल्ली ये वाला हाईवे बहुत कंजेस्टेड हो गया। माननीय लालचंद जी एमपी थे और अलवर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे और राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से एमपी होते थे। हमने इन तीनों से बात की, तीनों के कंसर्न मीटिंग कराई और ये तय कराया कि हम एक पैरेलल एक नया हाईवे तैयार करें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो जयपुर दिल्ली का मार्ग है और जो लाइफलाइन है नॉर्थ इंडिया की, ये जो NH8 बॉम्बे तक जाता था, ये लाइफलाइन है। इस पे कभी भी कोई ब्रिज खराब होता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो ट्रैफिक को मोड़ने के लिए या हमारे को ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए कोई बिल्कुल विकल्प नहीं था जी। और वो केंद्र सरकार ने भी मान लिया, राज्य सरकार ने अपना प्रपोजल दे दिया और आपको ध्यान होगा नारेडा अपने कोटपुतली में नारेडा के पास से वो सैंक्शन भी निकल गई थी उसकी। और जो जयपुर दिल्ली हाईवे दौलतपुरा टोल टैक्स से अलाइनमेंट होकर और यहाँ बहरोड के अपने कोटपुतली से होता हुआ, बहरोड के पीछे से नीमराणा से होता हुआ और ये सीधा एयरपोर्ट को जोड़ने का प्लान था। और इसको लगभग फाइनेंशियल संतुष्टि हो गई थी। जमीन पे आप आज भी देखेंगे उसके पत्थर गड़े हुए हैं, निशानदेही भी हो चुकी थी। ना जाने किस कारणों से उसको इन्होंने बंद किया और हमारे सांसद साहब, चाहे वो जयपुर ग्रामीण के हों, चाहे अलवर के हों, चाहे गुड़गांव से हों, इन तीनों सांसद ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और बड़ी गलती मैं उसमें हमारे स्थानीय सांसद को देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना अपने क्षेत्र में, जिसमें सबसे ज्यादा किलोमीटर उसके हमारे जयपुर ग्रामीण से गुजर रहे थे। मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद उसी समय की बात है जब माननीय सीपी जोशी साहब का एक स्टेटमेंट अखबारों की सुर्खियां बना था कि जयपुर टू दिल्ली 3 घंटे में सफर आसान हो जाएगा। जयपुर दिल्ली का ये सपना था कि हम लोग 2.5 से 3 घंटे के अंदर जयपुर से दिल्ली जा सकें जी। और हमारा इस NH8 पे प्रेशर कम हो सके, दबाव इस पे जो ट्रैफिक का वो कम हो सके। और उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज वो योजना दिल्ली से बॉम्बे के लिए अलवर से भी आगे से कोई अलाइनमेंट निकाल रहे हैं, जिसका राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे तो आपके साथ बैठकर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन चुनावी माहौल में आपका समय निकालना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए मैं टू द पॉइंट 2-3 प्रश्नों पर विशेष रूप से मैं फोकस करूंगा
एक लंबा धरना चला कोटपुतली के फ्लाईओवर को लेकर, पुतली कट और बांसुर कट को लेकर के, जिसमें आपकी भी बहुत ही सक्रिय भूमिका देखी जा सकती थी। कुछ लोग यहाँ मंच पर बैठ के, सड़क पर बैठकर अपनी बातों को गिना रहे थे और आप हैं थे कि जो केंद्र में भी और प्रदेश में भी बाकायदा पेपर वर्क कर रहे थे। क्या है इसकी सच्चाई, क्योंकि आप इस समय मंत्रिमंडल में हैं? देखिए, मैं लगातार इस प्रयास में रहा हूँ। मैंने ये धरने वगैरह तो पॉलिटिकल इश्यूज बनाए गए। मैंने लगातार विधायक बनने के बाद ये मुद्दा उठाता रहा हूँ कि भाई जो हमारे यहाँ फ्लाईओवर सैंक्शन हो गए हैं वो जल्दी से जल्दी बनने चाहिए जी। इसके ऊपर ना तो राज्य सरकार ने कोई ध्यान दिया, ना केंद्र सरकार ने। मुद्दे होते हैं, स्थानीय सांसद को अपनी बात, अपने क्षेत्र की लड़ाई लोकसभा में रखनी चाहिए और जो योजनाएं वहां आती हैं उनको फोकस करना चाहिए। हम लोगों ने कोटपुतली में उस समय 6 नए फ्लाईओवर सैंक्शन कराए थे जी, जिसकी लिस्ट भी मेरे पास है। और इसके सिवाय पैरेलल जो अभी आपकी हमारी बात हुई, एक नया एक्सप्रेस हाईवे भी हमने मंजूर कराया था। और पिछले 5 साल में जयपुर जिले में 1 किलोमीटर सड़क भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं ला पाए। जो लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो 20 सीट में ये कह रही थी कि जो विधायक कोटे से सड़कें बनी है उधर ललाना साइड में, पावटा क्षेत्र में, या इधर जो शायद आपके विधायक कोटे से बनी गई थी, और समाचार पत्र ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सांसद बनने का प्रयास था। कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हमारी है उसमें पिछले 5 साल में, जब से राजवर्धन जी एमपी बने, कोई नई सड़कों की मंजूरी नहीं आई। कोटपुतली क्षेत्र में हमारी सरकार जब केंद्र में थी, लालचंद कटारिया ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय 123 किलोमीटर के लगभग सड़कें खाली कोटपुतली की मंजूर हुई। इनका निर्माण अब तक होता रहा, पिछले 2 साल पहले तक निर्माण हुआ है। और इन्होंने उसमें कभी ये संज्ञान नहीं लिया कि भाई हमारे क्या गांव में लोग नहीं रहते हैं, हमारे क्या गांव में लोगों को सड़कों की आवश्यकता नहीं है। और खाली कोटपुतली क्षेत्र में, पूरे जयपुर जिले में कहीं पर भी 1 किलोमीटर सड़क पीएमजीवाई की नहीं ला पाए। सीवर लाइन की बात करें तो ना तो इन्होंने कभी इस बात को केंद्र में रखा। शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के में, केंद्र का जो है उसमें इन्होंने वो बात रखनी चाहिए थी। उस लड़ाई को यहाँ मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी कि मेरे क्षेत्र में एक नगर पालिका है कोटपुतली में, हमें उसको सीवर लाइन मंजूर थी, उसको क्यों नहीं आप लोग आगे बढ़ा पा रहे। आप हम जो चीजें मंजूर थी आप उन्हीं को नहीं करा पाए। नई एक भी मुझे बताइए कि एक भी चीज कोई नई बनाई गई हो, नई योजना लाई गई हो। एक खेल के मैदानों की जरूर बात सुनते हैं, मगर वो भी जो खेल के मैदान है आप अगर देखेंगे तो वो भी अधूरे हैं। और जो सांसद अपनी विकास निधि को ठीक खर्च नहीं कर पाते तो आप उनसे क्या विकास की बात क्या करेंगे? आप मुझे निश्चित रूप से आपने बात रखी है कि वो अपने पूरी सांसद कोष की राशि भी खर्च नहीं कर पाए हैं, 50% राशि खर्च नहीं कर पाए हैं। प्रदेश की बड़ी न्यूज थी, अखबारों की सुर्खियां थी वो, और बावजूद उसके इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अभी आ रहा है, आपने भी इस चीज का संज्ञान लिया होगा कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो कार्य ग्राम पंचायतों में करवाए नहीं गए उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के फोटो के साथ और राज्यवर्धन सिंह जी का फोटो लगा हुआ है। कहीं 4 करोड़ का काम है, कहीं 85 लाख का काम है, कहीं 80 लाख की बिजली है। और उसे लेकर जब सरपंचों में ये सुबह जब उन्होंने पोस्टर देखे और गांव वालों ने सरपंचों को घेरना शुरू किया कि जब सांसद महोदय ने करोड़ों रुपए आपको दिए हैं तो पैसे खाने की एक लिमिट होती है, यानी कि सीधे सीधे उन सरपंचों को चोर डिक्लेयर करने का प्रयास माननीय सांसद महोदय के द्वारा किया गया। उन सरपंचों ने स्थानीय मीडिया का सहयोग लेना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मीडिया ने उस चीज को कवर नहीं किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जन टीवी और इंदौरिया समाचार जगत के माध्यम से वो चीज पब्लिक में सामने आई, उसे चिन्हित किया गया। खबर का असर ये हुआ कि अपने जो जयपुर के कलेक्टर हैं उन्होंने संज्ञान लिया और बाकायदा उन्होंने इस बात को आमेर तक स्थितियों में देखा। जो काम हुआ नहीं उस कार्य के लिए उन्होंने वो सब किया। क्या ये आपकी नॉलेज में है और क्या उन्हें इस तरह का करना चाहिए? देखिए, मैंने भी पढ़े हैं
पंचायतों में बड़े बड़े होर्डिंग्स दीवारों पे लिखा गया है, ये एक प्रचार की तृष्णा है जी। राजनीति सेवा भाव है। आप काम कीजिए, जनता अपने आप देगी। प्रचार से कभी कुछ नहीं होता। आप ठग्गा पक्की करके एक बार किसी को कुछ करके आप राज में आ सकते हो, मगर जमीन पे काम करके आना दूसरी बात जी। होर्डिंग लगाना या पोस्टर लगाने में आप लिख दें, क्या उस पंचायत के लोग नहीं जानते कि वहां क्या हुआ है? लगभग आप होर्डिंग्स को लगा करके दूसरी स्टेटों में तो दिखा सकते हैं कि साहब राजस्थान के एमपी ने इतना बड़ा काम किया, ये बना दिया, वो बना दिया, उस होर्डिंग को बढ़ा दिया। मगर जमीन पे जिस पंचायत में वो होर्डिंग लगी है, उस पंचायत वालों से अगर आप पूछें, आपके बिल्कुल साथ में यहाँ मोहनपुरा पंचायत है, उन्होंने ही शुरुआत की थी इस बात की थी। हाँ। मेरे को बुलाया भी गया था वहां इसके लिए। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी दूसरे के उसमें पढ़ूं, मगर वहां बड़ी समस्या पानी की थी जी। आज तक उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने अपने विधायक कोष से पैसा दिया, राज्य सरकार से लिखा पढ़ी करके वहां प्रयास किए, मगर उसमें सांसद साहब ने कहीं ऐसा नहीं करा कि उस पंचायत के लिए या किसी एक, मैं मानता हूं सांसद का बड़ा पद है और बड़ा एरिया है, मगर सांसद को समय समय पे मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए जी। जिस राज्य के थे, केंद्र में मंत्री थे, दबाव बना सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारी विकास की मीटिंगें होती हैं जिले की, हमारी अलग अलग कमेटियों की मीटिंगें होती हैं, जिनके अध्यक्ष स्थानीय सांसद को बनाया जाता है, होते हैं जी प्रोटोकॉल में। पिछले 5 साल में इन्होंने वो कितनी मीटिंगें अटेंड की, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उपस्थिति ही दर्ज नहीं हो पाती थी, और होती थी तो मीटिंग के 2 दिन बाद 3 दिन बाद रजिस्टर पे साइन कर दी। आप ध्यान करिए, आपने कोई उस मीटिंग की कोई प्रेस नोट सुना हो कि हमारे यहाँ जिले में विकास की मॉनिटरिंग की मीटिंगें जो होती हैं, जिला कलेक्टर और हमारे जिला प्रमुख और सीओ वगैरह जो बैठते हैं, जिसमें हमारे अपराध से लेके सब चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग होती है, जिसके अध्यक्षता स्थानीय सांसद को दी जाती है जी। तो आज तक उन्होंने कितनी मीटिंग अटेंड की? नहीं, पब्लिक को या ये माने कि भाजपा समर्थित लोगों को अक्सर ये कहते सुना है कि इस क्षेत्र में उन्होंने मिलिट्री आर्मी मैन के लिए सीएससी लेकर आए, वो यहाँ पर सीएससी ऑलरेडी पहले यहाँ खुल चुकी थी, पहले सैंक्शन थी, सैंक्शन नहीं थी, खुल चुकी थी सीएससी, तो उसमें था ही कुछ नहीं। वो लेटर उस डेट से पहले का। आप जिस पासपोर्ट ऑफिस की बात करते हैं, इसकी लिखा पड़ी हुई माननीय लालचंद कटारिया जी के टाइम की हुई है। मतलब नींव रखी गई थी, कार्यकाल कांग्रेस का ही था, और आज फीता कोई और काट रहा है, तो वो उसी को कैश करने की बात है। चीज नहीं है जिसके लिए कोई व्यवस्थाओं में रखा गया। एक बड़ा मुद्दा था पासपोर्ट ऑफिस का। हमारे यहाँ से तो विदेशों में कम जाते हैं नौकरी में जी, मगर झुंझुनू, चूरू, सीकर, उस बेल्ट से बहुत से लोग बाहर मजदूरी करने, मेहनत करने बाहर विदेशों में जाते हैं, और वहां बहुत आवश्यकता थी इस चीज की। जी जी जी। इस मुद्दे के ऊपर उस समय हमारे राजस्थान के सब जो 21 एमपी जीत के आए थे कांग्रेस के, मीटिंग हुई थी। सौभाग्य से उस मीटिंग के समय मैं भी दिल्ली में था जी, और ये बात विदेश मंत्रालय में रखी गई थी, जाके एजेंडा दिया था कि साहब इसके लिए आप तहसील स्तर पे पासपोर्ट ऑफिस खुलने चाहिए जी, और वो प्रोसेस में भी आया। जो चीज 2014 में चुनाव थे, 15-16 में खुलनी चाहिए थी, वो 18 में खुल रही है जी। तो आप इससे लगाओ उसको, कितना क्यों देर हुई? ये कह देना कि पिछले 70 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों की सुर्खियां ये कहती हैं, टीवी चैनल्स ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहते सुना है, और हमारे सांसद महोदय तो अक्सर उन्हीं के नाम पर वोट मांगते देखे जा सकते हैं। उन्होंने माना कि कोटपुतली क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ, और जो नहीं था वो संभवतः उन्होंने देने की कोशिश की। जैसे सीएससी की बात उन्होंने कही, आपने उसका खंडन किया। वो कहने लगे मैंने सामुदायिक भवन बहुत सारे बनाए हैं, उसके बारे में भी ग्राम पंचायत के लोग कहते हैं कि केवल पोस्टर लगे और काम नहीं हुआ।
एफएम क्षेत्र यदि यहाँ खोला गया तो लोगों का यह भी मानना रहा कि उसमें मैक्सिमम उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सूचना प्रसारण मंत्री की ही मन की बातों को सुना। कभी कोई पैनल नहीं बनाया गया कि शिक्षाविदों का कोई पैनल नहीं बनाया गया कि किस पैनल से आखिर हाईवे पे चलने वाले लोगों को वो वस्तु स्थिति से अवगत करवा सकें। क्या आपकी नॉलेज में ये है कि एफएम केंद्र बन जाने के बाद ये अभी भी कोटपुतली से संचालित हो रहा है या आमेर से संचालित है? अभी एफएम केंद्र इन्होंने जरूर यहाँ खोला है और ये भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया गया, ये भ्रमित किया है। यहाँ अपने यहाँ आपको ध्यान होगा माननीय राजेश पायलट साहब ने पहले ही यहाँ टीवी का रिले केंद्र खोला। हाँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यस। और उसी को मॉडिफाइड करके इन्होंने उसमें एफएम शुरू किया और महज वो एक लाइसेंस दिया गया है जिसके अंदर इन्होंने प्री प्लान करके सिर्फ बीजेपी का गुणगान करने वाले लोगों को उसमें रखा है और उसका ही गुणगान एक माध्यम बनाया है उसको। जी, मैं स्थानीय एमएलए हूँ, आज तक कभी मुझे एफएम वालों ने बुला के ये नहीं कहा कि साहब आप अपने विचार रखिए। निश्चित, बहुत बड़ी बात बीजेपी समर्थित लोगों को ही आपने वहाँ बुला करके और मन की बात कह दी और उन्हीं लोगों से आपने एफएम पे सवाल जवाब कर लिए। कभी आपने उनके साथ काउंटर में हमें बैठा के बात की हो? कभी स्थानीय विधायक से बुला के पूछा गया हो कि भाई आप साहब इसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, हम जनता को इसमें क्या और दे सकते हैं, इससे हम क्या और एफएम से हम क्या सुधार कर सकते हैं, जनता को क्या सूचनाएं हम ज्यादा दे सकते हैं? जो एफएम खुलते हैं, जो निजी जहां जिस एरिया में उनका संचालन होता है उस एरिया की न्यूज को भी दे सकते हैं। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम रामनवमी कोटपुतली के स्थापना दिवस पे बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपने उस मर्म को छू दिया है कि जब आप तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है, आपके साथ बैठकर कोई विचार मंत्रणा नहीं हुई है, तो आम शिक्षाविद, चिकित्सक, आम लोगों की शिकायतें अक्सर मीडिया ऑफिस में आती रही हैं कि ये चीज खुली भी और उससे हम लोगों को महरूम रखा गया। हम सामाजिक जीवन में जब हम काम करते हैं राजनीति में, तो प्योरली राजनीतिक होकर काम नहीं करना चाहिए। जनहित की समस्याओं को या सामाजिक जो ताना बाना है, चुनाव होते हैं, विचारधारा भी अलग अलग हो सकती है, मगर ध्येय एक होना चाहिए कि हम किसी भी तरह विकास की लड़ाई लड़ें। जी, क्षेत्र में खुशहाली आए, भाईचारा बने, आपसी छोटे मोटे विवादों से दूर रहें और इसमें पार्टी की विचारधारा हो सकती है अलग अलग, तो इन मुद्दों पे हमें एक साथ काम मगर वहां कहीं ना कहीं पिछले 4-5 साल में मैंने देखा है कि जो बीजेपी के साथी हैं उनको वो भ्रमित है जी, बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं और कोई भी चीज को, सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं है जी। और उसका नतीजा भी है, जैसे आज आप राष्ट्रीय लेवल पे देखो, जो भी आदमी कोई उनकी बात करता है तो वो उसको देशद्रोही साबित कर रहे हैं। आज वो जैसे ही किसी चीज को हम शुरू करते हैं तो वो देशद्रोही की बात पे आ जाती है। आज वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, मतलब जो भी कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे पे वो मुद्दा कहाँ गया इनका 2 करोड़ नौकरियों का, कहाँ गया वो मुद्दा कि साहब आप काला धन ला के 15-15 लाख डालेंगे। आज वो सब बातें खत्म हो चुकी। आज वो खाली बात करते हैं, राम मंदिर को दोबारा ले आए, 5 साल थे, धारा 370 की बात करने लग गए, कश्मीर में जाके कुछ बात करते हैं, भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 4 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया उनके साथ मिलकर, अलगाववादियों के साथ, और आज फिर दोबारा से उनको तोड़ करके कहते हैं नहीं हम धारा 370 हटाने की बात करते हैं। जी जी, आपके पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त बहुमत था, आपने वो काम क्यों नहीं किए? बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है ये। आज वो कहते हैं कि राम मंदिर संविधान के दायरे में लाएंगे। अरे भाई, संविधान के दायरे में तो पूरा देश है ही, पूरा देश है, कोई इससे संविधान से बाहर है क्या आज? बिल्कुल। तो आप क्या नई चीज दायरे में लाना चाहते हो कि संविधान के दायरे में लाएंगे? संविधान के दायरे में तो ऑलरेडी आज हम भारत के अंदर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो संविधान के दायरे में नहीं है? हाँ, यही बात आपको चुनावी टाइम में कहनी थी, तो शुरू से भी आप इस बात को कह सकते हैं। 5 साल आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल बात सही है। मैं क्षेत्रीय आवाम को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश हमें बहुत कुछ देता है, हम भी देश को देना सीखें, और मैं ठीक इसी कोटेशन को कोटपुतली क्षेत्र में ले आता हूं। कोटपुतली के आवाम ने 2 बार आपको चुना, दोनों ही बार आपने उन्हें निश्चित रूप से निराश किए बिना वो सब दिया जिसकी वो अपेक्षाएं भी नहीं रख सकती थी। बहरहाल एक प्रॉब्लम हमेशा से इस क्षेत्र में आती रही,
जब भी यहाँ पर चुनाव हुए सत्ता पक्ष के विपरीत विधायक आया। और ये आपके साथ तो और भी बहुत बड़ी बात हुई है कि धारा के विपरीत उन्होंने, जहां कांग्रेस बैकफुट पे जा सकती थी, वहां कोटपुतली और बांसुर दो ऐसी सीटें थी जिन्हें जिता करके पब्लिक ने कांग्रेस को राजस्थान में एक तरह से बचाने का कार्य किया, और दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि कोटपुतली में जहां एडीएम ऑफिस है, एएसपी ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस भी आ गया है, एफएम भी आ गया है, दूरदर्शन केंद्र भी आ गया है, खाने भी है, सब कुछ है, तो जिले की बातों को लेकर जिस तरह से लोग भ्रमित करते रहे हैं, क्या लगता है, क्या आज के स्थापना दिवस के दिन यहाँ की क्षेत्र की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि इन 5 सालों में कहीं हम जिले में कन्वर्ट होंगे? निश्चित तौर पे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कोटपुतली को जिला घोषित कराएं। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, आज हमारे आरटीओ ऑफिस का हमने लैंड फाइनल कर दी है और चुनाव के बाद, आचार संहिता हटने के बाद हम उसका काम शुरू करा देंगे। जो बड़ा हमारे लिए एक दिक्कत का काम था, यहाँ ट्रायल का ट्रैक नहीं था और चीजें नहीं थी, वो हमने पूरा कर दिया है। कोटपुतली डावला रोड हमारी एक ऐसी रोड है जिसपे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दबाव बहुत ज्यादा है, शहर में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है हैवी ट्रैफिक का, पूरा शहर उससे त्रस्त है जी। मेरा प्रयास रहेगा कि इसको कोटपुतली नारेड़ा वाली जो सड़क है इसको 4 लाइन में कन्वर्ट कराए जल्दी जी। और नारेड़ा में जो पावटा वाली रोड है उस पे एक बाईपास उधर बने, ताकि नारेड़ा में बहुत बड़ा जाम लगा रहता है और कोटपुतली का एक बाईपास निकले जी, बहुत जरूरी है, मुख्य है। और किसी भी तरह मेहनत करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अगले बजट में हम यहाँ की सिविल लाइन का काम जो बंद पड़ा था, कैंसिल हो गया था, उसको दोबारा शुरू करें। और निश्चित तौर पे जिले की बात आप कहें तो देखिए, पिछले 5 साल में मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। हाँ, सवाल हमेशा उठाया और आप उसके रिजल्ट्स भी आए। जो मेरी लड़ाई विधानसभा की थी उसको देखते हुए हर बजट में कोटपुतली का नाम बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपको पांचों के पांचों बजट की कॉपी दे देता हूं मैं, आप उसमें देखिए। हमेशा कोटपुतली में एडीजे कोर्ट थी, नहीं थी, एक कोर्ट थी, प्रॉब्लम थी। आज हमारे यहाँ 3 एडीजे कोर्ट आई। यस, अगर आप कहें हमारे यहाँ आबकारी थाने के लिए बिल्डिंग नहीं व्यवस्थित थी, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। आपका चतुर्भुज चौकी की बिल्डिंग नहीं थी, वो हुई। हमारे कानून व्यवस्था की दिक्कत थी, तो आज सरवण नया थाना हमारा बन के तैयार हुआ जी, सैंक्शन हो गया। पनियाला थाने की नया भवन तैयार हो गया है, तो जल्दी हम उसमें थाने को शिफ्ट करेंगे जी। अभी मेरे यहाँ आरएसी की एक कोटपुतली क्षेत्र में आरएसी की एक बटालियन की मैंने बात की है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारे इस पूरे एरिया में हरियाणा बॉर्डर भी लगता है जी। और हमें बहुत इमरजेंसी अगर कभी कोई हो जाती है तो हमें जयपुर से आरएसी मंगानी पड़ती है, और उससे हमारा ये पूरा बेल्ट अलवर तक का जो बेल्ट है, इस पूरा हाईवे पे एक समय लगता है। कोई दंगा हो जाए या कहीं कोई वारदात बड़ी हो जाए तो इसको बेसिकली मान भी लिया है सरकार ने, और निकट भविष्य में एक पूरी यहाँ जो है बटालियन आरएसी की यहाँ उपलब्ध रहेगी, जिससे हमारी व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जी। हमारे यहाँ पॉली क्लिनिक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का पशुओं का जी जी। एक बड़ी डिमांड मेरी हमेशा रही है पिछले 5 साल की। पशुओं के लिए हमें छोटे छोटे टेस्ट अगर होते हैं तो या तो अलवर जाना पड़ता है जो 90 किलोमीटर है, या फिर सीकर 125 किलोमीटर है, और 120 किलोमीटर जयपुर। इस पूरे बीच में हमारे पास कोई बड़ा पॉली क्लिनिक नहीं है जहां हम पशुधन को सुरक्षित कर सकें। उनके बड़े मेजर ऑपरेशन होने हों या उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें हैं, वो अगर सारे हमारे पास यहाँ होने से लगभग इस कोटपुतली के रेडियस में 60 किलोमीटर के एरिया को बड़ा फायदा मिलेगा जी। निश्चित तौर पे उसके लिए प्रयास जारी है, और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि हम उसको आपके आने के बाद स्थानीय बोर्ड बीजेपी का है, लेकिन यहाँ जो अधिशासी अधिकारी हैं वो काफी चुस्त और मुस्तैद हैं हर कार्य के लिए। अभी हाल ही उनसे बात हुई तो पता लगा कि कचरा निस्तारण के लिए उनके पास उचित जगह नहीं है।
पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि पिछले 5 साल में भी मेरा प्रयास रहा, चाहे पुलिसिंग हो चाहे अधिकारी हो जी, मैंने हमेशा सख्ती से रखा है और किसी भी गलत अधिकारी का साथ नहीं दिया। और आज क्योंकि सरकार भी हमारी है, मेरी बड़ी जवाबदेही है, तो मैं किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी की मान्यता रखता हो। जो काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा कोटपुतली में, उसी को रहना है, पहली बात। दूसरी बात, आप ईओ की अगर बात करें तो हमने उसको पूरी छूट दी है कि आप मेहनत करके सच्ची ईमानदारी से नगरपालिका में काम करें जी, और राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि नगरपालिका का जो काम है वो राजनीति नहीं है जी, वो काम सेवा का काम है और उसको हमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं आज बोर्ड के जो आज मनोनीत निर्वाचित लोग हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि सबको मिलके किसी भी तरह जो कोटपुतली में गंदगी फैल रही है, जो आज के दिन नालियां बंद पड़ी हैं, उनको एक एक करके हमें ठीक करना है। आपके मंत्रालय में 5 विभाग है, उसमें से एक भाषा भी है जी, और निसंदेह कोटपुतली का 633 वर्षों का जो इतिहास है वो स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा लिखा गया। सौभाग्य से मुझे उनके पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। आपका भी बराबर सानिध्य उनके साथ रहा। भाषा के क्षेत्र में, शिक्षाविदों के क्षेत्र में ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं और हो सकती हैं जिससे कि साहित्यकारों का सम्मान बरकरार रहे और उत्तरोत्तर हमारी मातृभाषा जो है वो और विकसित हो सके? देखिए, जो भाषा वाले डिपार्टमेंट में हमारे पास करीब 53 लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरी हैं, जिसमें कोटपुतली भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरी में आता है। बहुत खुशी की बात। 238 लाइब्रेरी हमारी हैं जो पंचायत समितियों के थ्रू शिक्षा विभाग चला रहा है जी। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी लाइब्रेरीज हैं, मैंने उन सबके ऑडिट कराया है, लोगों को अलग से टीम बना के गठित करके भेजा है और वहाँ क्या हम लोग कर सकते हैं इस पे एक बड़ा हम मंथन कर रहे हैं। और लाइब्रेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक उससे कंप्यूटराइज जुड़ जाएंगी और वहाँ अच्छी व्यवस्था रहेगी, जो आज अपग्रेडेशन की जरूरत है। लाइब्रेरीज में AC लगना है या लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ने का माहौल बनाना है, और जो आने वाले बच्चों के तैयारी के जो चीजें हैं, बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से पेपर्स हैं जिनमें तैयारी की चीजें आती हैं हमारे अलग अलग एग्जाम्स की, मैं उनको भी जिला स्तरीय लाइब्रेरीज में चाहता हूं कि मैं उनको भी उसमें उपलब्ध कराऊं जी, जिसके लिए मैंने एक पूरी कमेटी गठित की हुई है और वो आचार संहिता के बाद हम उस पर काम करेंगे कि जो हमारे बच्चों को तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता है जी, या उनको कोई सवाल के ढूंढना है, तो उस तरीके का साहित्य, उस तरीके की बुक्स भी हम लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर MP शर्मा साहब तो हमारे पूजनीय हैं और इस पूरे क्षेत्र के नामी आदमी रहे हैं और निश्चित तौर पे उनकी बहुत सी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत समय बिताया है। उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। बहुत सी चीज़ों में उनके मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया। उनके जो मुझे जो मार्गदर्शन मिला, राय ली मैंने उनसे, तो वो बहुत सुलझे हुए आदमी और उनकी बहुत सी किताबें हैं जिनको मैं आने वाले टाइम में लाइब्रेरीज में एक आखिरी सवाल, बहुत लंबा हो गया ऐसे वक्तव्य है। अभी जब विजय संकल्प यात्रा थी यहाँ पर माननीय राज्यवर्धन सिंह जी की, उस समय उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आए थे और उस समय तमाम मीडिया ने उनसे एक सवाल किया बाइट के रूप में। तो मेरा सवाल बिल्कुल लीक से हटके था और मैंने ये कहा कि आप चूंकि एक खिलाड़ी थे तो आपने क्षेत्र में खेल के मैदान दिए, जैसा कि वो अक्सर कहते हैं। आप खिलाड़ी होने के साथ साथ आप एक फौजी थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जयपुर ग्रामीण में पहले कभी भर्तियां नहीं हुआ करती थी, उन्होंने भर्तियां चालू करवाई। निसंदेह यदि दोनों काम हुए तो दोनों काबिले तारीफ काम है, जैसा कि आपकी भी नीति रही है कि अच्छे कार्यों को प्रमोट करना चाहिए। उस समय मैंने उनसे एक सवाल ये भी कहा था, जो मैं सीधा आपसे जोड़ूंगा उस सवाल को, कि आप केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। आप जब सूचना प्रसारण मंत्री थे तो आपने केंद्र के स्तर पर या जयपुर ग्रामीण स्तर पर मीडिया के लिए क्या किया?
क्या मीडिया के लिए कभी कोई ऐसी योजना बनी उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी मेडिकल को लेकर, उनके बच्चों की आवास योजनाओं को लेकर या क्वालिफाई मीडिया को लेकर? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो इतनी सारी चीजों का दावा करते हैं, जो काम नहीं हुए उसके पोस्टर उन्होंने लगा दिए, क्या वो जयपुर ग्रामीण से एक अच्छी शुरुआत करते हुए हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेस क्लब का निर्माण नहीं कर सकते थे? यानी आज मैं इंडियन फेडरेशन प्रेस क्लब की ओर से ये मेरी मांग समझें, निवेदन समझें, एक ऐसी जगह हर एक विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए, प्रेस क्लब होना चाहिए, जहां आप लोग आए, मीडिया से मुखातिब हो और पब्लिक भी यदि कहीं परेशान हो तो वहां आकर के वो करे। इससे ज्यादा बड़ा तोहफा मेरे ख्याल से कोटपुतली के 633वें स्थापना दिवस पे नहीं हो सकता, जिसे मैंने काफी समय से रोक के रखी इस बात को। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये राजवर्धन सिंह जी को इस पे सोचना चाहिए था जी, उनके दायरे में था। और मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि इसमें मेरे लायक कोई भी जो मदद हो या प्रयास मैं करूंगा कि जो आप चाहें तो इसको हम कोटपुतली में प्रेस क्लब की स्थापना कर सकते हैं। तौर पे अभी कोटपुतली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। जो मेरी कार्य योजना उसके अंदर अगले MP चुनाव के बाद मैं बहुत सी चीजें के निर्णय बहुत सख्त और बहुत अच्छे कोटपुतली के लिए लूंगा, जिसकी जनता बाद में मैं सोचता हूँ तारीफ करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में पधारे और आपने आकर के उन तमाम प्रश्नों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। वजह बहुत साफ थी, क्योंकि आपने कार्य करने में यकीन रखा, पोस्टरबाजी में कोई यकीन नहीं रखा, जुमलेबाजी से आप हमेशा दूर रहे और यहाँ तक कि यदि किसी ने गलत तरीके से भी आपको रखने की कोशिश की तो कभी बदले में जवाब मांगने की कोशिश नहीं की। चूंकि कोटपुतली का 633वां स्थापना दिवस है और वो स्थापना दिवस भी तोरावाटी के लेखक डॉक्टर MP शर्मा साहब की धरोहर के रूप में मनाया जाता रहा है, तो इस अवसर पर इसे यादगार पुस्तक को मैं आपको भेंट करके मुझे लगेगा कि हाँ, आपके रहते हुए ये कार्यकाल और ये कोटपुतली क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस पर स्थानीय नगर पालिका पार्क से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाते हुए नगर पालिका चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि आपातकालीन में जान माल की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अग्निशमन का ज्ञान होना चाहिए। इस अवसर पर 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डाक यार्ड में हुए भीषण अग्निकांड के मारे गए कार्मिकों को श्रद्धांजलि भेजी गई। तकरीबन अपने 40 से 50 बच्चे ले सको तो दे देना, प्रेस नोट भिजवाना। वीडियो तो मैंने ले ही लिया। मैं भिजवा दूंगा प्रेस, या तो व्हाट्सएप कर देना मुझे इस नंबर पे। ठीक है ना? मेरे पास है आपके नंबर, मैं बिल्कुल भेज दूँ। ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंदौरिया टाइम्स। नमस्कार।